नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की ABCD, एक ऐसा शो जहां पर निवेश की बारीकियों से आपको रूबरू करवाते हैं एक बेहद ख़ास मेहमान के साथ। जी हां, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है जो न सिर्फ आपको ये बताएंगी कि आपके लिए मौजूदा हाल में सही निवेश की रणनीति के विकल्प क्या क्या हैं, बल्कि अपनी निवेश के सफ़र के ज़रिए आपको ये समझाएंगी कि कैसे निवेश का सफ़र थोड़ा बोरिंग तो हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से तय किया हो तो मुनाफे वाला भी हो सकता है। जी हाँ, मेरे साथ जुड़ रही हैं अदिति कोठारी देसाई, वाइस चेयरपर्सन DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। शुरुआत करती हूँ इसी सवाल से कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या था? आपने पहली बार जब इन्वेस्टमेंट समझा तो उसकी परिभाषा क्या थी, और उसके बाद आपने किस चीज़ में पहले निवेश किया? तो नमस्ते। मैं जब कॉलेज में थी, मैंने नारायण मूर्ति को सुना बातचीत करते हुए, और मैं बहुत प्रभावित हो गई। और इसलिए मैंने पापा को बोला। उस टाइम तो मैं स्टूडेंट थी, मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे। मैंने बोला, जो भी आप मुझे बर्थडे में देने वाली है, कुछ भी तोहफा आप देने वाले हैं, मुझे इन्फोसिस शेयर्स खरीद के दे दो। बट वो थोड़ा लेट था 2000 में, जब एवरीथिंग वाज अप। और फिर भी यू नो वो शेयर्स तो अच्छे चले हैं। एंड इन्फोसिस इज इन्फोसिस, इट विल ऑलवेज बी अ ग्रेट कंपनी। तो ये मेरा आई वुड से फर्स्ट ऑन माय ओन इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद तो DSP में मैंने काम शुरू किया, तो मैंने वो बैलेंस फंड में डाला और मैं डालती ही रही उसमें ही। और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स बैलेंस्ड एंड इट्स राइट एंड इट्स लॉन्ग टर्म। कुछ ऐसी गलतियां जो आपके इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दौर में आपने की हैं जो आप हमें बता सकें, और शायद जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उन गलतियों से कुछ सीख सकें, क्योंकि हर किसी की जब जर्नी की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो कोई ना कोई करता ही है। आपसे क्या गलतियां हुई हैं? देखो, जब 2008 में जब मार्केट नीचे गिर गया, तो जब वो शुरू हुआ गिरने लगा, तो मैंने पैसे हटा दिए मार्केट से, एकदम जीरो कर दिया। तो मुझे अच्छा लगा, अरे सब नीचे नीचे गया, आई एम सो स्मार्ट कि मेरे पैसे बच गए। पर जब ऊपर गया तो बहुत जल्दी से ऊपर गया, तो मैं अंदर वापस टाइम पे नहीं आ पाई। सो आई लॉस्ट सम मनी on the way up because of the opportunity cost. तो मेरी सलाह है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो और डालो पैसे, ओके, हटाओ मत, क्योंकि लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाती है। और अभी अगर आप चार्ट देखो तो वो 2008 का छोटा लगता है वो फॉल, अगर कंपेयर करो अभी मार्केट अभी से, क्योंकि मार्केट अभी क्या 60,000 है आसपास। और उस टाइम मुझे उसका पीक क्या 25,000 हुआ था, फिर नीचे एकदम 9,000 तक, क्या 7,000 तक गया था, और मैंने 17,000 पे सब कुछ निकाला। पर जब ऊपर गया तो जल्दी ऊपर गया, और फिर 17 या 18,000 में ही मैंने वापस कर दिया। So I didn't really benefit much, or maybe put it when it was 20,000. So I'm saying that you have to just be, it's easy to take the money out. You never know when to put it back. So better to just keep it through the whole time. बिल्कुल, डिसिप्लिन तरीके से निवेश की रणनीति मेरे ख्याल से अगर अपनाई जाए तो आप हर तरह की बाज़ार की चाल से उबर सकते हैं, उसमें बने रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, और अक्सर लोग भी हमसे ये पूछते हैं कि जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं ना अपना,
तो ट्रेडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? किस तरह से, क्योंकि मकसद तो पैसा कमाना है, ठीक है, ट्रेडिंग भी अगर आप कर लो या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी बना लो, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए थोड़ा सा आप डिसिप्लिन तरीके से निवेश करोगे। आप निवेश करोगे, सबसे पहले आप इन्वेस्ट करोगे, आप ट्रेड नहीं करोगे। अपने लक्ष्यों को, अपने अपने गोल्स को उसके साथ टाई अप करके आप एसेट क्लासेस का चुनाव करोगे, अपने रिस्क को देखोगे, तो थोड़ी सी डीप रिसर्च की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन क्या कोई पैसे कमाने के लिए, अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ट्रेडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, इन दोनों का सहारा ले सकता है? अगर ले सकता है अदिति, तो किसका सहारा कितना लेना चाहिए? मैं ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, आई मीन आई एम नॉट इवन अलाउड बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स, बट इन जनरल आई डोंट बिलीव इन ट्रेडिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। ओके, शॉर्ट टर्म में जरूर पैसे बनेंगे और आप उसके साथ ऐश करो, लाइक हैव सम फन। ट्रेडिंग आप है ना फन के लिए करो, ओके, टू हैव सम फन। पर अगर सीरियस इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, आपको वेल्थ बढ़ाना चाहिए, आपको चाहिए, और ये आपको अगर ऐसा कुछ गोल है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे ट्रिप अब्रॉड लेनी है एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल सीरियस गोल्स, रिटायरमेंट एक्सेट्रा, यू हैव टू इन्वेस्ट। वो लॉन्ग टर्म है, प्रोफेशनल्स के साथ करो, को डिवर्सिफाई करो आपके इन्वेस्टमेंट्स को, और आपको फन के लिए कुछ करना है तो थोड़ा साइड पे ट्रेडिंग कर लो, सिर्फ। बट प्लीज रिमेंबर दैट्स नॉट इन्वेस्टिंग, that's for your having fun, learning a little bit about the market, educating yourself a little bit about the market, but not as serious investments. अदिति, इस शो के ज़रिए एक मेरा मकसद ये भी है लोगों को ये समझाना कि एएमसीज और फंड मैनेजर्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बारे में लोगों को जानकारी देना कि आपके पैसे जो एएमसी संभालती है ना, उसकी फ़िलॉसफी क्या है निवेश करने की, वो किस तरह के प्रिंसिपल्स के मुताबिक निवेश करती है, उनका कोर क्या है। मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं डीएसपी की बात करूं, ख़ास तौर से जब इस तरह के माहौल में जब इतनी अस्थिरता है, तो कोई अपने डीएसपी के फंड मैनेजर पर किस तरह से भरोसा करे कि भैया उतार चढ़ाव में भी जब बाज़ार गिर रहा है तो मेरा भी फ़ंड गिरेगा, लेकिन मुझे पता है कि लंबी अवधि में जो मैंने लक्ष्य के लिए इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखा है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ंड मैनेजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ आपको बताऊँगी जो कि बहुत आम है आजकल, और ख़ासतौर से ये मिलेनियल्स जो है ना, वो बहुत अलग अलग तरह के सवाल मुझसे पूछते हैं। एक सवाल बहुत आम जो है, बहुत कॉमन है, वो ये है कि क्या फंड मैनेजर जो फंड के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाता है, अगर हम वही स्टॉक्स खरीद लेंगे तो क्या हमें मुनाफा नहीं होगा? इसके बारे में भी आप समझाइश दीजिएगा। 2 सवाल दरअसल मैंने आपसे अभी पूछ लिए हैं। तो पहला वाला सवाल यही है कि डीएसपी का कोर और फंड मैनेजर पर भरोसा कैसे किया जाए? सी इन डीएसपी हम है ना, हमारा जो फिलॉसफी है ईच फंड का हम पब्लिश करते हैं। हमारे वेबसाइट पे आप जाइए और फंड मैनेजर फिलॉसफी आप देख लीजिए। अगर अतुल भोले है या विनीत सांबरे है, ये 2 फंड मैनेजर, और वो दे राइट द फिलॉसफी कि हम सिर्फ जो स्टॉक्स में जो अर्निंग्स ROE 15% एंड ओवर हो, what their criteria for earnings is, what their criteria for dividends is, they will write all that and they will stick to their philosophy. Kyunki this way they are not tempted to get into fads. Okay, अभी जो फैशन में है, कल फैशन में नहीं रहेगा, और फंड मैनेजर भी ये फैशन में थोड़ा he can also get tempted. But if you stick to your philosophy note, you will not, even though you're human, because you have to stick to a framework, you will not get swayed. And that is extremely important for a stable fund manager. और ये DSP की belief है,
और इस तरह हमारे फंड्स मैनेज हम करते हैं। और अगर आपको हमारे फंड्स कॉपी करने हैं तो कॉपी कीजिए, पर एवरी मंथ you don't know till the 15th of the month how what changes we have made. Plus a mutual fund buying and selling as an entity, उसमें टैक्स नहीं लगता, तो हम बाइंग सेलिंग करने के वक्त हमको टैक्स नहीं लगता है। आपके पोर्टफोलियो में हर टाइम सेलिंग और बाइंग में आपको टैक्स लगेगा, तो वो डिफरेंस है। And you should keep that in mind, that at the end of the day mutual funds are very tax efficient, both because of their selling and buying within the fund, and also जब आप खरीदते हैं तो आपका भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में काफी सिर्फ फायदा है टैक्स में, especially in balanced funds and dynamic asset allocation funds, because when you're moving back and forth in that within the fund there is no tax. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के सवालों से आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं, और आपकी जर्नी पर भी फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है इस शो का। कैसा लगता है इतनी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एक ऐसी महिला होना जो कि एक एएमसी को लीड करती है, इसके अलग अलग वर्टिकल्स को लीड करती है, कितना अच्छा लगता है, और किस तरह से आप चाहती हैं कि और महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आएं? जैसे कि I've had a very supportive father, very supportive CEO, very supportive ex-CEOs, and it's a very supportive environment for women. In fact, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं सिर्फ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में हूँ, even though I am. सब पूरी फंड मैनेजमेंट टीम मेरी मेन है, पूरी बोर्ड मेरी मेन है, full executives where I sit are men. So but I've never felt that I've had an issue. Only thing it's made me realize that women don't take jobs in this industry, in the fund management side. कि सेल्स में आ जाते हैं, कस्टमर सर्विस में आ जाते हैं, बैक ऑफिस में आ जाते हैं, टेक डेवलपर्स में भी हमारे पास है women है, पर फंड मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। Women are a bit shy of becoming analysts and then fund of managers. We are just not seeing an uptake there. I would urge all women who are in business schools and who are aspiring to get jobs in the financial field, आप ये fund management भी आप थोड़ी आप risk लीजिए, because we have noticed that even internationally महिलाएं जो होती है उनका जो स्टाइल होता है, टेम्परामेंट होता है, वो फंड मैनेजमेंट के लिए बहुत ही कंड्यूसिव होता है और पेशेंट होता है, और ऑन एवरेज लॉट ऑफ स्टडीज दैट women fund managers have done better than men fund managers in the long run. So I'll urge everyone to try to sign up for these jobs. अदिति, लगता नहीं है कहीं ना कहीं इसको लेकर एक मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत होगी? हर किसी को शायद अपने घर से इस बात की शुरुआत करनी होगी कि उनकी महिलाओं को न सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर बल्कि बहुत ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की, जो कि अगर हर घर में सिखाई जाए, इनकरेज की जाए तो देश नहीं दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। सवाल आपसे अब मुझे ये पूछना है, आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने जारी रखे हुए हैं, आप उसमें काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हैं। विमेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ या विमेन इन्वेस्टिंग बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ अदिति, तो ऐसी कौन सी पेक्यूलियर चीज़ें हैं जो आपने पिछले कुछ सालों में नोट डाउन की हो और आपको लगा हो कि अरे वाह, महिलाएं तो बढ़िया निवेशक रखने की काबिलियत रखती हैं, पहले से पता था, लेकिन अब देखो धीरे धीरे इसमें इजाफा भी होने लगा है, इसमें बढ़त भी होने लगी, ऐसा कुछ हुआ है पिछले कुछ सालों में, कुछ आपने नोट डाउन किया हो? तो आई हैव सीन कि मेरी बहुत ही सहेलियां थी जो अपने आप कमाती थी, पर उसके बाद वो अपने पिताजी या भैया या हस्बैंड पति को देते थे पैसा, that now you manage it. बिल्कुल। और फिर उनको लगता था कि और आपके रहते ऐसा हो रहा है अदिति, ये तो बहुत गलत हो गया था।
तो इसलिए वो फिर मुझे फोन करती थी कि वो बैंक मुझे फोन कर रहे हैं अच्छा। कि आई हैव दिस मनी बैंक, अभी वो कह रहे हैं कि आपके टॉप 100 में मैं डालूं या इसके टॉप 100 में डालूं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि आपको हाँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, यू नीड सही समवन बात हु है। कैन फुली you, and you should look after your financial advisor, have your own relationship with your own financial advisor। तो ये मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को हाँ, एक सलाह दी थी, और वो आज अभी ये भी 12 साल के पहले था, और आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट है, और मुझे थैंक करती है कि मैंने उसको उस तरह पुश किया था 12 साल पहले। और ऐसे फिर then I started actually trying to educate women in, we do it in corporates especially। हम उधर जाते हैं और उनको कहते हैं कि you earn your money and feel financially independent, raise your hand, everyone raises their hand। Do you invest your own money? No hands। And then who invests their own money? How do you feel? Oh, I feel very good, this, that। Then I ask everyone, do you feel truly financially independent? Because after earning your money, you have no say in the matter. And then they realize. So they all want to learn. I'm noticing that women want to learn. They want to take charge of the investments। I'm also noticing कि business families में लोग मुझे ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमारी एक बेटी है अभी, और आप उनको सिखा सकती है, आपके पास कुछ क्लास है उनके लिए, प्लीज उनको सिखाओ। और वो the problem I've learned is that women they are not interested and they don't have confidence। Two things are there, and confidence and they don't have knowledge and confidence I can help। Interest, I think it is something the families have to push from when they are young and small। और मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि प्लीज आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही रहो, आपका पैसा आपका है, आप मैनेज करो। और वो मुझे 7 साल से कह रही, जब मैं 7 साल से थी, मेरी माँ मुझे कहती थी यू अर्न योर ओन मनी, बी इंडिपेंडेंट एंड लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। और मुझे लगता है कि सब घर में ये नहीं कहा जाता है that mothers and fathers, माता पिता बिटिया को every day somewhere put in their minds you have to earn your own money and take care of it, we are not going to do it for you। And if you can do that from when they are young, they will grow up with that mindset। तो मुझे ये बताएं, फिर अगर हम परिभाषा समझना चाहें फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो वो सही मायने में क्या होगी अदिति? अपने खुद के कमाए हुए पैसे खुद इन्वेस्ट करना और उस इन्वेस्टमेंट से अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना, क्या ये एक परिभाषा होगी फाइनेंशियल फ्रीडम की, या इसके मायने और भी गहरे हैं? You are right that financial freedom is about earning your own money। मेहनत करके पैसा कमाओ और फिर मेहनत करके इन्वेस्ट करो, अपने आप डिसीजन लो। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आपके हस्बैंड से कुछ छुपाओ, प्लीज मत छुपाओ, सब उनको बताओ, आप बातचीत करो, पर डिसीजन आप लो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होनी चाहिए। बैंक अकाउंट्स, एवरीथिंग शुड बी लिंक्ड टू योर फोन नंबर। ओके, मैं ऑफन टाइम्स फोन करते हैं किसको, विमेन का नंबर है अकाउंट पे, जब मैं फोन करती हूँ फोन नंबर उनके हस्बैंड का है या फादर का है, और वो फोन उठाते हैं, तो ये सही नहीं है। And it's not right for the woman to give up the control, but it's not right for the males to accept the control or want the control। सही बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मर्दों का जो रोल है वो ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें महिलाओं को ये समझाना होगा कि देखो ये चीज़ें समझना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अगर आप इन्हें समझो तो समझने में आप इंटरेस्टेड रहोगी, आप में दिलचस्पी आएगी, और
खुद अपने पैसों की देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं खुद इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं लेती हैं क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें बहुत जटिल लगती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं। मैं अपने ही घर का उदाहरण देती हूँ, तो मेरी मॉम ने शायद कभी कोशिश भी नहीं की होगी समझने की कि कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, क्या होता है। अब धीरे धीरे क्योंकि मैं उनसे इस तरह की भाषा में बात करती हूँ तो वो थोड़ी दिलचस्पी लेती हैं, और अब उन्हें क्योंकि पता चल गया है कि वो समझ सकती हैं तो वो इंटरेस्ट और ले रही हैं। तो ये घर घर की कहानी है जहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपसे अभी पूछनी है, इन्वेस्टमेंट में आप हर बाज़ार की चाल के मुताबिक अपना पोर्टफोलियो नहीं बदल सकते हैं, ऐसा रेकमेंड नॉर्मली किया जाता है। कितना ज़रूरी है कि करंट बाज़ार की चाल को समझना, आप अपने पोर्टफोलियो में शायद कोई छेड़छाड़ ना करें, डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो ट्रिगर्स हैं बाज़ार के, ग्लोबल, डोमेस्टिक, जितनी भी तरह के उतार चढ़ाव हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा हमने एक फाइनेंशियल प्लानर बांध दिया है, साल का हम इसको पैसा देते हैं, ये हमें बता देता है कि हर महीने कितने पैसे कहाँ लगने हैं, और बस सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं आंख बंद करके। खुद फाइनेंशियल प्लानर होने के बावजूद भी खुद अपने पैसों की देख रेख करना, आपके पैसे कहाँ निवेशित हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कितना ज़रूरी है समझना। और पोर्टफोलियो में बदलाव ना भी ज़रूरी हो तब भी जो मूवमेंट है बाजार की, जो चाल है, जो ट्रिगर्स पे रिएक्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों को समझना डेली बेसिस पे कितना ज़रूरी है अदिति? डेली बेसिस में इतनी जरूरत नहीं है honestly. If you're giving a professionals your money to manage, you're not buying stocks on your own. If you're buying stocks on your own, of course you have to, but if you're giving it to professionals to manage, you don't need to look every day. Or SIP karo, and in fact you'll get scared if you keep looking every day. I'm not saying be oblivious to what is going on in the world. Of course, we should know कि inflation rate क्या है और हमारे रिटर्न्स क्या है, और अगर इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज योर बिग एम इज दैट यू हैव टू बीट इन्फ्लेशन। तो वो हमको उसकी समझ रहनी चाहिए। पर अगर आप डिवर्सिफाइड फंड में SIP करते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अप्स एंड डाउन्स। जब ऐसे उतार होते हैं ना मार्केट में, तो और थोड़ा डालो, SIP को टॉप अप कर लो, बस वही मेरी सलाह है। और वो ही आप करते रहो, and be boring and your investments will do well. Little bit you can know about what is happening in the macro, but don't get scared and don't get too excited also. You have to be emotionless. भावना के बिना आप इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट करो, and that is the best investor. अभी के माहौल में हाइब्रिड तरीका निवेश करने का कितना सही होगा आपके मुताबिक, और अगर है तो किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए? डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग फंड एंड इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, ये 3 फंड्स है जो अगर आप थोड़े अग्रेसिव हो तो आप इक्विटी एंड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करो। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा लो हो तो डायनामिक एसेट एलोकेशन, और बहुत ही लो हो तो इक्विटी सेविंग्स में डालो। टैक्स एफिशिएंट है, और आपका पैसा डिवर्सिफाइड हो जाएगा within asset classes and within stocks also. And if you are first time investor, you're nervous, you're scared, start with these funds and then work your way up to a flexible equity fund. But this should be your first to start. अदिति, बहुत खूब, इतने इत्मीनान से आपने और इतने सारे पहलुओं के ज़रिए हमें समझाया कि निवेश की एक सधी हुई रणनीति और ख़ासतौर से अनुशासित तरीके से निवेश करना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसी के साथ मुझे भी आज के एपिसोड में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।